हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड आई एम अगेन हेयर विद द न्यू वीडियो। और आज से जैसे मैंने कहा था, जब मैंने 1K की वीडियो बनाई थी तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि हाँ, मैं BSc MLT की कुछ क्लासेस लूँगी आप लोगों की। तो आज ये पहला वीडियो है और मैंने वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये 3 डेज रखे हैं। वेडनेसडे को मैंने सोचा है कि मैं माइक्रो कराऊंगी, थर्सडे को मैंने बायोकेम और फ्राइडे को मेरा है पैथोलॉजी। तो ये 3 दिन मैंने डिसाइड किए हैं और इन 3 दिन पे मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस दूंगी। तो आज जो है वो माइक्रो का हम पहला टॉपिक लेंगे एंड स्टार्टिंग में बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड लैब सेफ्टी। तो ये 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जो इंट्रोडक्शन है वो तो जस्ट मैं आपको ऐसे वर्बली ही बताऊंगी कि हाँ, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको माइक्रोबायोलॉजी क्या है, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उसकी ब्रांचेस हैं, फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस आपका रहेगा। एंड जो लैब सेफ्टी है उसका एक टॉपिक है, उसके मैंने प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। और खुद के भी नोट्स बनाने हो तो खुद के नोट्स बना लेना, अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, अपनी तरफ से मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड सो यस, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ माइक्रोबायोलॉजी का, और जो भी नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। उसकी आप टेंशन ना लो, पर वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। कोई पॉइंट मिस ना हो जाए जो मैं आपको समझा रही हूँ। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? आप माइक्रोबायो पढ़ रहे हो, वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन हाँ, आप माइक्रोबायो पढ़ रहे हो तो यू शुड नो कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो माइक्रो, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो? माइक्रो मीन्स स्मॉल्स एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच यू कैन नॉट सी थ्रू योर नेकेड आइज, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आप ऐसे इजिली नहीं देख सकते हो, यू नीड माइक्रोस्कोप फॉर देयर विजुअलाइजेशन। तो होती है माइक्रोबायोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी कर सकते हैं? जैसे एल्गे हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों बोलते हैं? हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर हायर मैग्निफिकेशन, हम तब इसको देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी रहेगी, ठीक है। जो जनरल टेक्निक्स हैं, जो जनरल चीज़ें हैं माइक्रोबायोलॉजी की, वो आपके इसके अंडर आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे जनरल माइक्रोबायोलॉजी, आपको इम्यूनोलॉजी भी होगी, ठीक है, वो भी आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पढ़ने को मिलेंगे, तो वो आपके टॉपिक से भी आगे आगे आएंगे। जनरल माइक्रो, इम्यूनो एंड पैरासाइटो एंड वायरो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में यू हैव टू स्टडी द इंट्रोडक्शन, ज़्यादा हर एक वायरस की स्टडी नहीं है, आप सिर्फ वायरोलॉजी की इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अगर हम पैरासाइटों की बात करें तो हाँ, आपको काफ़ी सारे पैरासाइट्स हैं पढ़ने के लिए। पैरासाइटों में भी आपको 7-8 पैरासाइट्स हैं जिनके आपको पूरी लाइफ स्टडी करनी पड़ेगी। क्या उनकी स्टेजेस हैं, ट्रोफोसाइट स्टेज है, सेल स्टेज है, क्या सैम्पलिंग है, कैसे आप उसका डायग्नोसिस करना है, क्या आप उसका ट्रीटमेंट दोगे, और क्या उनके सिम्टम्स रहेंगे, क्या उनका लाइफ साइकिल रहेगा, क्या उनकी ग्रोथ स्टेजेस रहेंगे, तो वो सारी आप पढ़ोगे पैरासाइटों में। हार्डली आई थिंक 7 to 8 ही है, ज़्यादा पैरासाइट्स नहीं है फर्स्ट ईयर में, लेकिन हाँ, वो भी बहुत लगते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है उन सब में भी। उनकी लाइफ साइकिल्स को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, पर वो याद हो जाती हैं। अगर आप समझ के करोगे तो यूल रिमेंबर देम, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या है? जनरल माइक्रो है, इम्यूनो है, वायरो है और पैरासाइटो है। ये 4 चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में है और आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। ये आपके सिलेबस की बात, ठीक है। आपको कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, अब इनमें क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, वो जब हम धीरे धीरे सिलेबस कवर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और अब हम आ जाते हैं लैब सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका यही रहता है, लैब सेफ्टी को लेके रहता है, और ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है। तीनों ही सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। लैब सेफ्टी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो माइक्रो के लिए लैब सेफ्टी प्रिकॉशंस थोड़े अलग होंगे, बायोकेम के लिए अलग होंगे क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स के साथ ज़्यादा डील करने वाले हो। और रही बात पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी के भी लैब सेफ्टी कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम माइक्रो की बात करेंगे। मैं पहले लैब सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ लैब सेफ्टी। तो लैब सेफ्टी क्या है? जो भी आप सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, जो भी आप प्रिकॉशंस आप लैब्स में लोगे ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कंटामिनेशन ना हो और आपको कोई डिजीज़ ना हो,
उन सब के रिस्क को बिल्कुल मिनिमम करने के जो हम स्टेप्स लेते हैं उसको बोलते हैं हम लैब सेफ्टी, ठीक है। द स्टेप्स विच आर टेकन बाय अस इन द लैब फॉर द मिनिमल ट्रांसमिशन ऑफ एनी डिजीज, एनी इन्फेक्शन और एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन इज रेफर्ड टू एज लैब सेफ्टी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर लो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया कि लैब सेफ्टी क्या हुआ, ठीक है। आपको लैब सेफ्टी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि लैब में बहुत ज़्यादा हैजार्ड्स हो सकते हैं। और कौन कौन से हैजार्ड हो सकते हैं? फिजिकल हैजार्ड हो सकता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड हो सकता है, या फिर केमिकल हैजार्ड हो सकता है, ठीक है। फिजिकल हैजार्ड्स में आती है आपकी फायर। अगर आपकी बाई चांस कहीं फायर हो गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। और रही बात केमिकल हैजार्ड्स की, तो आपको पता ही है कि हम कितने केमिकल्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। कहीं एसिड्स होते हैं, कुछ होता है एल्कली होती है, और कुछ बर्न्स हो सकते हैं आपको एसिड से, तो उन सब से भी हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। लेकिन हम अभी माइक्रो की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बेसिकली बायोलॉजिकल हैजार्ड से ही डील करते हैं, तो हम इसमें बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को ही मेंशन करते हैं। और रही बात बायोलॉजिकल हैजार्ड्स की, तो वो मैं आपको भी बता दूंगी कि हाँ, अगर बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में आगे अगर आपको कोई भी किसी भी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से कोई भी कंटामिनेशन हो रहा है, मानो किसी पेशेंट का सैंपल आया हुआ है और आपके हाथ में कट है और बाय चांस वो आपसे सैंपल स्पेल हो जाता है, वो आपके हाथ के ऊपर गिर जाता है, अगर आप विदाउट प्रिकॉशंस कोई काम कर रहे हो लैब में, तो आपको कंटामिनेशन का खतरा है, आपको इन्फेक्शन का खतरा है। तो उन सब से खुद को बचाने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ सेफ्टी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि हमें मिनिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो। अब ऐसा नहीं कि लैब सेफ्टी सिर्फ एक ही तरह की है, ठीक है। लैब सेफ्टी हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होते हैं जनरल सेफ्टी मेजर्स, एक होते हैं यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस, और एक होते हैं स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस। आपको लग रहा होगा कि तीनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जनरल वर्क प्रिकॉशन में क्या लिखना है, यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशन में क्या लिखना है, और स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशन में क्या लिखना है। हमारा कॉलेज में क्लास टेस्ट चला हुआ था, ठीक है, तो उसमें हमें क्वेश्चन आया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस, एंड अगला आया था स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस। उस टाइम पे हमें लगा कि ये दोनों चीजें सेम ही है। मैक्सिमम बच्चों ने दोनों क्वेश्चन में सेम ही चीजें लिखी थी, लेकिन असल में दे हैव अ ह्यूज डिफरेंस, एंड आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और अब हम इन सब टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, आपके जनरल सेफ्टी रूल्स में क्या आएगा, यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस में क्या आएगा, और स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स में क्या है। तो अगर मैं बात करूँ जनरल वर्क प्रिकॉशंस की, तो जनरल वर्क प्रिकॉशंस नॉर्मल सेफ्टी मेजर्स जो हमें फॉलो करने चाहिए। नाम से पता चल रहा है जनरल मीन्स बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो बेसिकली आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए लैब में काम करते हुए, वो होते हैं आपके जनरल वर्क प्रिकॉशंस, और ये मैक्सिमम सभी लैब्स के लिए सेम ही रहते हैं, ठीक है। बेशक आप बायोकेम में काम करो, फिर चाहे आप पैथो, हिस्टो, हिमैट कहीं भी काम करो, वो जनरल वर्क प्रिकॉशंस मीन जनरली फॉर ऑल। जनरल वर्क प्रिकॉशंस भी मतलब बिल्कुल बेसिक से प्रिकॉशंस करनी चाहिए, ग्लव्स डाल लो, मास्क पहन लो, ये बिल्कुल जनरल से आते हैं, वो होता है कुछ जनरल वर्क प्रिकॉशंस। अगर अब मैं बात करूँ यूनिवर्सली वर्क प्रिकॉशंस की, तो यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशन क्या होता है? खुद को प्रिवेंट करना ब्लड बॉर्न डिजीज से, ब्लड बॉर्न डिजीज के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना, ठीक है। आपको पता है ब्लड जो है वो हाईली इन्फेक्शियस सैंपल माना जाता है, और जिन पेशेंट्स को ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज होती है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं मैक्सिमम टाइम, और अनअवेयर होते हैं कि उनको कोई डिजीज है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल HIV, अगर HIV कोई किसी पेशेंट को HIV है, ठीक है, तो उस पेशेंट को ये नहीं पता होगा कि उसको HIV है अनटिल अनलेस कि वो टेस्ट नहीं कराता है। लेकिन इन केस अगर आप उस पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हो, तो उसका हाई रिस्क है कि आप उसके ब्लड से कंटामिनेटेड हो चुके हो और आपको भी वो डिजीज हो सकती है। तो इन सब से खुद को प्रिवेंट करना होता है यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस। आप भी अनअवेयर हो और पेशेंट भी अनअवेयर है कि उसको क्या बीमारी है, उस टाइम पे जो हम प्रिकॉशंस लेंगे होती है यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस। जो स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस होते हैं वो आप तब फॉलो करोगे जब आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको पता भी ना हो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उस टाइम पे जो आप प्रिकॉशंस फॉलो करोगे वो है आपके स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस। और स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस सारे ही पेशेंट्स के केसेस में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस ब्लड बॉर्न डिजीजेस के केस में है हमारे पास, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस है वो सारे ही इन्फेक्शियस फ्लूइड्स के केसेस को लेके है, और ये सारे पेशेंट्स के केसेस में होता है, ठीक है। आप जिस मर्जी पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, चाहे आपको पता है वो बीमार है, चाहे आपको पता है वो बीमार नहीं है, उस टाइम पे जो आप प्रिकॉशंस फॉलो करोगे वो है स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस। और जो रही यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस आपको पता है ब्लड बॉर्न डिजीज से खुद को प्रिवेंट करने के लिए। और जनरल मतलब बिल्कुल बेसिक से जो भी प्रिकॉशंस आप फॉलो करोगे वो आती हैं आपके पास जनरल लैब सेफ्टी। और इन तीनों के मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको अभी इन तीनों के बारे में बताऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है।
और जनरल वर्क प्रिकॉशंस में आप जितने भी बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो कर सको वो सारे जनरल वर्क प्रिकॉशंस में आते हैं। जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में आपके जनरल वाले भी आएंगे और जो यूनिवर्सली आप फॉलो करने वाले हो वो भी आएंगे आपके पास यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस में। और रही बात स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस की, तो स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस आपके पास 7 ही होते हैं, ठीक है, और आपको वो सारे 7 के 7 फॉलो करने होते हैं। जैसे आपकी हैंड हाइजीन आ गया, कफिंग एंड स्नीजिंग टेक्निक्स आ गया कि कैसे आपको कफ करना चाहिए, कैसे आपको स्नीज करना चाहिए, कैसे आपको स्टेरिलाइजेशन करना है, डिसइंफेक्शन करना है, कैसे आपको वेस्ट को डिस्पोज करना है, तो वो सारे आपके आते हैं स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस पे। तो अब हम इनको आगे पढ़ लेते हैं डिटेल में कि हाँ किस किस में कौन कौन से अपने पॉइंट्स लिखने हैं अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी हम जनरल लैब सेफ्टी के बारे में बात करते हैं कि हाँ जनरल लैब सेफ्टी में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। ये नोट्स मैंने बनाए हैं और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप आराम से देखना, प्रिंट आउट करा लेना, खुद बनाने हैं तो खुद बना लेना, जैसी आपकी मर्जी आप वैसे कर लो। तो मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को और फिर आप लोगों को समझ पे आ जाएगा कि हाँ तीनों लैब सेफ्टी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि रीड एंड अंडरस्टैंड ईच लेबोरेटरी एक्सरसाइज बिफोर यू कम टू क्लास, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि हाँ अगर आप किसी लैब में जा रहे हो तो आपको उस लैब के बारे में पहले पता होना चाहिए कि हाँ उस लैब में क्या काम होगा, क्या आपको इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है और क्या क्या कंटेमिनेशन हो सकते हैं और कैसे आपको उन सबसे बचना है। मतलब जिस भी लैब में जाओ पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को कि हाँ उस लैब में क्या होने वाला है, आप वहाँ जाके किन किन सैंपल से डील करोगे और क्या क्या उनका इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए किसी भी लैब में जाने से पहले, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो ऑलवेज वियर लैब कोट्स वाइल वर्किंग इन लैब, आपको लैब कोट पहन के ही सारे काम करने होते हैं लैब में, ठीक है। अगर बाई चांस कोई स्पिलेज हो जाता है तो वो आपके ऊपर नहीं होगा, वो कोट के ऊपर होगा, आपके कपड़ों पे भी नहीं होगा, ठीक है। देखो लैब में विदाउट लैब कोट्स तो कभी नहीं जाना होता, ठीक है। ऑलवेज वियर योर लैब कोट्स, ठीक है। ये जनरल सेफ्टी मेजर्स बता रही हूँ मैं आपको अभी। थर्ड है हमारे पास ऑलवेज वियर मास्क एंड ग्लव्स, मास्क और ग्लव्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप किसी भी सैंपल से डील कर रहे हो। बाई चांस मान लो आपके हाथ पे कट है, आप ब्लड से डील कर रहे हो, बाई चांस ब्लड स्पिल हो जाता है तो अगर आपने ग्लव्स डाले होंगे तो वो आपके कट के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। अगर वो आपके कट के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यही सब पढ़ा था ना हमने कि टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप एक्सपोज्ड हाथों से काम कर रहे हो, आपके हाथ में कट भी लगा है, ब्लड भी गिर जाता है तो कंटामिनेशन का खतरा है, तो आपने खुद को उस सबसे प्रिवेंट करना है। लैब कोट, मास्क एंड ग्लव्स, ये तीनों चीज़ें तो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद कंसिडर ऑल सैंपल्स एज हाईली इन्फेक्शियस, आपको हर एक सैंपल को इन्फेक्शियस ही समझना चाहिए। आपने ऐसा नहीं समझना है कि अगर आप बीमार नहीं हो डजंट मीन कि कोई और बीमार नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपने कहाँ भी टेस्ट कैरी आउट किया, अभी तो आप सैंपल से ही डील कर रहे हो ना, तो आपने उनको भी इन्फेक्शियस ही समझना है। आपने हर एक सैंपल को इन्फेक्शियस ही समझना है, आपने यही समझना है कि हर सैंपल पॉजिटिव है। अगर आप ऐसे समझोगे कि हर सैंपल नेगेटिव है तो फिर तो आप बहुत लीनियंट हो जाओगे। तो आपने हमेशा यही कंसिडर करना होता है कि हर सैंपल पॉजिटिव है एंड आपने खुद को बिल्कुल प्रिवेंट करना है, बिल्कुल अच्छे से सारे काम करने हैं और खुद को इन्फेक्शन से बचाना है। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्ट द वर्किंग एरिया बिफोर एंड आफ्टर यूज। वही है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी शेल्फ पे किसी भी एरिया में काम कर रहे हो तो आपको पहले उसको डिसइंफेक्ट करना होता है, काम करने से पहले भी और काम करने के बाद भी। काम करने से पहले और काम करने के बाद डिसइंफेक्ट करना, आप डिसइंफेक्ट कैसे करते हो, आप अपने एरिया को डिसइंफेक्ट करते हो 70% इथेनॉल से या फिर 1% हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं हम। ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं बेसिकली, मतलब यही हमारे पास अवेलेबल होती है और हम इनसे ही अपने वर्किंग एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डू नॉट ईट, ड्रिंक, स्मोक और च्यू पेन्स इन लेबोरेटरी, ठीक है। देखो आप लैब में काम कर रहे हो, ना तो वहाँ पे खाना होता है ना तो कुछ पीना होता है। एयर में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको दिखेंगे भी नहीं है और अगर आप कुछ खाओगे पियोगे तो आपके खाने के साथ वो आपके अंदर चल जाएंगे। और अगर आप जो हम लैब में पेन यूज़ करते हैं एंट्रीज करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि पेन वहाँ टेबल पे पड़ा है आप उस पेन को मुंह में डाल रहे हो, ये भी नहीं करना है क्योंकि वो भी आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। Next is know where specific safety equipment is located in the laboratory such as the fire extinguishers, safety showers and eye wash station, ठीक है। लैब में काम कर रहे हो, जब आप किसी लैब में हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के सेफ्टी इक्विपमेंट्स कहाँ लोकेटेड है, आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, इन केस अगर फायर हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, उनका यूज़ पता होना चाहिए। और अगर आपका कोई आँख में कोई केमिकल गिर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आई वॉश कहाँ करते हैं, किस एरिया में आप आँख जाके धोगे, आपको वो सारे एरियाज का पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास
ऑल द वेस्ट मटेरियल शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज्ड वेस्ट डिस्पोजल रूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल आपके पास है, ठीक है, उसको आपने डिस्पोज करना है प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज्ड वेस्ट डिस्पोजल रूल्स। ठीक है, आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कलर के डस्टबिन देखे होंगे आपने, जब भी आप लैब पोस्टिंग देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं, उन कलर का एक सिग्निफिकेंस होता है और उसके आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये अलग टॉपिक है, ठीक है, मैं इसको भी आगे जाके आपको कवर कराऊंगी, लेकिन हाँ मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि किस डस्टबिन में आपने कौन सा वेस्ट डालना है। ऐसे नहीं कि आप जैसे जो भी आपका प्लास्टिक वेस्ट होता है वो आपका रेड में जाता है, आप पता चल रहा है आप प्लास्टिक वेस्ट येलो में डाल रहे हो, तो नहीं, येलो तो आपका इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो आपका जाता है येलो में, और जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो जाता है आपका रेड में। तो ऐसा नहीं है कि आप रेड की चीज़ें येलो में डाल रहे हो, येलो की चीज़ें रेड में डाल रहे हो, ठीक है। तो ये आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ कौन सा वेस्ट किस कलर के डस्टबिन में आपको डालना है। वॉश योर हैंड्स बिफोर लिविंग द लैब। जब भी घर जा रहे होते हो लैब के बाद तो आपको हमेशा अपने हाथ धोने होते हैं। अगर आप अपने हाथ नहीं धोगे, अपने हाथ इधर उधर लगाए होंगे, तो आप वो इन्फेक्शन अपने साथ घर को कैरी करोगे। आपके साथ साथ जो आपके साथ रहते हैं उनको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। सो जब भी लैब से जाओगे हमेशा अपने हाथ धोने हैं। एंड हमेशा ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे करते हैं कि पहले हाथ धो लेते हैं फिर लैब कोट्स खोलते हैं। गलत, आपने हाथ धो लिए, आपने लैब कोट खोला तो वो इन्फेक्शन फिर लगे ना, लैब कोट पे भी तो इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो पहले लैब कोट्स को खोलो, लैब कोट्स को डाल दो और उसके बाद हैंड वॉश करके लैब से जाना है। ऐसा नहीं है कि पहले हैंड वॉश कर रहे हो फिर लैब कोट्स खोल रहे हो, सो दैट इज नॉट अ राइट वे, ठीक है। आपको पहले लैब कोट्स खोलने हैं, उसके बाद ही आपको अपने हैंड वॉश करके अपने घर जाना है। नेक्स्ट इज स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बिफोर लिविंग द लैब, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं आपने लाइट्स ऑफ करके जाना है। अगर आपने हीटर्स ऑन किए हैं, ब्लोअर्स ऑन किए हैं, तो आपको वो सब ऑफ करके जाना है, ठीक है। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एक्सेप्ट मशीन्स, जो आपको 24 आवर सैंपल्स को अंडर इंक्यूबेशन रखती हैं, सिवाय उनके जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो सिर्फ आपके प्रेजेंस में ही ऑन होने चाहिए, सिर्फ उनको ऑन रखना है। जैसे आप लैब को लीव कर रहे हो तो यू शुड स्विच देम ऑफ, ठीक है। मेक प्रॉपर यूज ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट्स इन लैब। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स का भी प्रॉपर यूज करना चाहिए। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स भी आपका एक अलग टॉपिक है, ठीक है। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स जो है एक्चुअली एक ऐसे कैबिनेट जैसा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप काम करते हो, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं होता है, और उसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, हिपा फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, और एयर फ्लो होता है, यूवी रेज होती हैं, तो वो सारा स्टेरिलाइजेशन के काम पे आता है। जब आप कहीं किसी एरिया में काम कर रहे हो तो हाँ आप बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर काम करो, एंड ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो और बाद में आप उसको स्टेरिलाइज कर सको यूवी लाइट ऑन करके, ठीक है। तो वो एक बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है, आपने देखा होगा अपनी लैब्स में। कुछ सभी लैब्स में नहीं होता है, सिर्फ कुछ लैब्स होता है जहाँ पे हाईली इन्फेक्शियस काम हो, तो आपने वो वहाँ पे देखा होगा। नेक्स्ट इज परफॉर्म प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेथड। यस, आपको प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेथड्स को फॉलो करना होता है। जैसे मानो कि आप बैक्टीरिया में काम कर रहे हो, माइक्रो की बात करें, अगर बैक्टीरिया में काम कर रहे हो या फिर माइक्रो में काम कर रहे हो, तो जब आप बैक्टीरियल सैंपल्स लगाते हो या फंगल सैंपल्स लगाते हो तो आप या तो वो नाइक्रोम लूप की हेल्प से लगाओगे या तो नाइक्रोम वायर की हेल्प से लगाओगे। अगर आपने एक पेशेंट का सैंपल मानो कि स्ट्रिकिंग करी है बैक्टीरिया में, आपको उसको स्टेरिलाइज करना होता है, ठीक है। उसको जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता तब तक वो उस बैक्टीरिया को और इन्फेक्शन को किल नहीं करता है। तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेथड्स आपने फॉलो करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेवर मूव अराउंड द लैब्स विद इन्फेक्टेड वायर और लूप्स इन योर हैंड। पता चल रहा है आपने लूप्स और वायर्स अपने हाथ में पकड़ी और आप इधर उधर घूम रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी डन। वो एक हाईली इन्फेक्शियस चीज़ है, आप इन्फेक्शन कैरी कर रहे हो पूरी लैब में, ठीक है। तो जिस वर्किंग एरिया में हो वहीं पे काम करो और उस चीज़ को वहीं पे रखो, इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। नेवर कैरी एनी हॉस्पिटल और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू योर होम। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी हॉस्पिटल की चीज़ आप घर उठा के लेके जा रहे हो, सो नो। बाकी आपके पास आता है कि हाँ आपको स्प्लैशेस और स्पिल्स को अवॉइड करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके इतनी कोशिश करो कि आप किसी चीज़ को स्पेल ना करो और आपके ऊपर कोई स्प्लैश ना हो, और इनकेस कोई स्पेल हो जाता है तो उस टाइम उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है उससे आपको उसको डिसइंफेक्ट करना होता है, ठीक है। एंड हमेशा अपने हाथ को उससे और अपनी आई से दूर रखो अपने हाथों, क्योंकि आपके हाथ दूर दूर लगते हैं। अगर आप उनको अपने एक्सपोज पार्ट्स में लेके जाओगे, जैसे आईज हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एंड कोई भी चीज़ आप लैब में यूज़ कर रहे हो तो आपको विदाउट इंस्ट्रक्टर की परमिशन के उसको यूज़ नहीं करना है। कहीं आपसे वो ख़राब हो गई तो अनटिल अनलेस कि आपको कोई कहता नहीं है कि आप उस मशीन को चलाओ, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करो, तो आपको उनको यूज़ नहीं करना है, खुद से आपको वो चीज़ें जाके नहीं करनी है। तो ये थी आपकी जनरल लैब सेफ्टी। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस की। तो स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशन में सबसे पहले आपके पास आता है, सबसे पहले है हैंड हाइजीन, दूसरा है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज PPE, ठीक है। रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट्स, शार्प सेफ्टी,
सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट एनवायरमेंटल सर्फेसेस। ठीक है, अब रही बात हैंड हाइजीन की, तो हैंड हाइजीन आपको पता ही है कोविड के टाइम में कितना ज़्यादा हैंड हाइजीन हमें पता चली है। ठीक है, कैसे आपको हैंड वॉश करने हैं। आप प्रॉपर सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करो। आप लैब वॉश भी यूज़ कर सकते हो, हैंड रब्स यूज़ कर सकते हो, सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हो, इनकेस अगर आपके पास सोप एंड वाटर नहीं है। तो ये आता है आपके हैंड हाइजीन्स। सेकेंड है आपके पास यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी यूज़ करनी है, मतलब वही ग्लव्स, मास्क, लैब कोट्स, ये सब पहन के आपको लैब्स में जाना होता है। उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी एंड कफ एटिकेट्स। ठीक है, अपने पार्ट्स को कवर, अगर आपको स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो कवर योर माउथ एंड नोज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इनकेस स्नीजिंग में टिश्यूज यूज कर रहे हो तो टिश्यूज को डिस्कार्ड करो, प्रॉपर डिस्कार्ड करो। ठीक है, उसके बाद अपनी हैंड हाइजीन को फॉलो करो। आपने स्नीज किया है तो आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए, ताकि आप किसी से हाई हैंड शेक हो रहा है, कुछ भी करो तो उसको वो इन्फेक्शन ना जाए। नेक्स्ट इज शार्प सेफ्टी। ठीक है, जो भी शार्प्स आप यूज़ कर रहे हो, ब्लेड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, स्कैल्पल्स यूज़ किए जाते हैं, नीडल्स यूज़ की जाती हैं, लैब नाइफ्स होती हैं, तो उनको प्रॉपरली आपको डिस्कार्ड करना होता है। अगर आपको खुद को कट नहीं लगाना है और उनको डिस्कार्ड करना है तो प्रॉपरली आपको उनको डिस्कार्ड करना है। जो ब्लू कंटेनर्स होते हैं आपको उनमें डिस्कार्ड करना होता है शार्प्स को। ठीक है, अब आता है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। अगर आप इंजेक्शन प्रैक्टिसेस वही कि अगर आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही सिरिंज आप सब में लगा रहे हो, तो आपको इंजेक्शन की सेफ्टी भी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उनको प्रिक कर रहे हो तो आपको ही उल्टा प्रिक हो जा रहा है। ठीक है, खुद को भी हार्म नहीं करना है, मतलब खुद को भी प्रिवेंट करना है और किसी और पेशेंट को भी कोई इन्फेक्शन ना हो, उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। वही स्टेरिलाइजेशन प्रॉपरली करनी है। ठीक है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, जिन इक्विपमेंट्स को आप रीयूज कर रहे हो उनका स्टेरिलाइजेशन जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रो में कि आप लूप्स को यूज करते हो सैंपल्स लगाने के लिए, तो आप बार बार उसको रीयूज कर रहे हो ना, तो उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज करना होता है जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता है फ्लेम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट एनवायरमेंटल सर्फेसेस। ठीक है, वही कि आपका जो वर्किंग एरिया होता है, डिसइंफेक्ट इट बिफोर एंड आफ्टर यूज। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 7 स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस। और अब हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की मैं बात करें तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बेसिकली क्या होती है, वही बैरियर प्रोटेक्शन, ताकि ब्लड बॉर्न कोई डिजीज आपको ना हो। और इसमें अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे ग्लव्स पहनो, फेस की प्रोटेक्शन आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए, हैंड हाइजीन को फॉलो करना है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो रही है उससे प्रिवेंट करना है खुद को, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करो। जो पिपेट्स होती हैं, आपको माउथ पिपेटिंग अवॉइडेड होती है, आपको माउथ पिपेटिंग नहीं करनी होती है, बस ऑटोमेटेड पिपेट्स आती हैं, माइक्रो पिपेट्स आती हैं, आपको उनको यूज़ करना होता है। और वही डिकंटामिनेशन स्टेरिलाइजेशन करना है। तो यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस में मैंने शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है। अगर आपको इनके डिटेल में और चाहिए तो आप बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस मैंने आपको कहा था कि हाँ जनरल वर्क प्रिकॉशंस इसमें आती है। ठीक है, जनरल वर्क प्रिकॉशंस तो आएंगी, बाकी यूनिवर्सल स्टिल जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती है वो सबका ही सम होता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ इस पर लिखना होता है, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है। आप इसको इलेबोरेट करके आप लिख ही सकते हो, क्योंकि बाकी के 2 तो मैंने इलेबोरेट किए ही हैं, तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, ग्लव्स पहन लिया, फेस प्रोटेक्शन कर ली, ठीक है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होनी चाहिए। अगर आपके बाल खुले हैं तो गर्ल्स के बाल जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तो उनको या तो चोटी करनी चाहिए, तो आपको अपने बालों को पूरा बंद करके टाइट करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बालों में भी इन्फेक्शन कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो यही है प्रिकॉशंस जो 3 तरह की होती हैं, मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है इस वीडियो में, और इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप आराम से पढ़ो, फिर लिख लो, या प्रिंट्स करा लो, वो आपकी मर्जी है। तो सब कुछ इसमें मेंशन्ड है एंड मैंने आपको पूरा बता ही दिया। जनरल लैब सेफ्टी भी हो गया, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस भी हो गया, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस भी हो गया। तो आज हमारा माइक्रो का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको समझ आया होगा कि क्या आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस में लिखना है। इनकेस आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, तो आपको वो समझ आ गया होगा। बाकी आपको क्लासेस में भी कराया ही होगा, तो वहाँ के नोट्स भी आपके पास होंगे ही, तो आप दोनों को मिक्सअप करके अच्छे से नोट्स बना लो, जो आपको सही लगे आप वो करो। सो yes, that's it for today and कल मैं बायोकेमिस्ट्री या पैथो दोनों में से एक कर दूंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपको अब कौन सी चीज़ें क्या लिखना है, कौन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है, कौन से स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस है, कौन से जनरल सेफ्टी रूल्स हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे अब अच्छे से। ठीक है, सो यस, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी, और कोई भी डाउट हो कभी भी पूछ लेना। So yes, that's it for today. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।